धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने जेनजी ने ले लिया, जेनजी के अगले निशाने पे कौन है? वो व्यक्ति जो स्टार्टिंग में 20 तारीख को पेलेट गन्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर लेते हैं। वो पूरा फोकस जो था वो वहाँ था, उस सेंटर स्टेज पे था, लेकिन आप लोग भी प्रोटेस्ट पे थे। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि वो एक नाइंसाफ़ी टाइप है कि आप लोगों को वो सेंटर स्टेज नहीं मिला, लेफ्ट से एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा ये लोग? ये भी हो सकता है। खैर, ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हो या स्टेज पे संभालना हो, सब तो लेफ्ट ने ही किया था, तो इस और कितना दूरी बना के आप क्या कर लेंगे? सब तो लेफ्ट ने किया था, उधर बीजेपी वाले कहेंगे अरे भाई हमने किया। सवाल और है इस पे कि सौरभ दास और आशुतोष मिले जाते थे जेपी नड्डा से, भाई बैठ रही थी नेहा 23 दिन से, अमीन बैठ रहे हैं 23 दिन से, वो नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, दो लोग जा रहे हैं। पहली बार तो जो मीटिंग हुई थी 20 को, उसके बारे में हमें नहीं मालूम था, वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया था बहुत ज़्यादा केओस वगैरह की वजह से, और हमें नहीं मालूम था कि वो गए हैं जेपी नड्डा से मिलने, और गए हैं तो क्या बात होगी। फैमिली में क्या, फैमिली का झुकाव किधर है, राइट लेफ्ट क्या है, फैमिली में क्या होता है? फैमिली राइट विंग ही है, सपोर्टर है वो बीजेपी की। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिनके साथ आप बैठी थी सोनम वांगचुक के, सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ का जो इंक्लिनेशन है राइट की तरफ दिखा है, उनकी वाइफ का जो स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले आया है, हिंदुत्व की बातें की है, हिंदू राष्ट्र की बातें की है, उनसे ऑफ कोर्स हमारा डिसएग्रीमेंट है। एनईपी को भी लेकर के मैं जानती हूँ सोनम वांगचुक सपोर्टिव हैं, हम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। तो अब बताइए कि नेहा बोरा चुनाव लड़ेंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी, लोगों के मन में एक ट्रस्ट डिफिसिट कह लीजिए, ट्रस्ट का इशू है। नए भाषण देने वाले यंग लोगों, राघव चड्ढा हूँ, शाइनी घोष हूँ, बड़ा वोकल थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन उनका जो यू टर्न पलटना, तो जिस दिन मैं ये गद्दारी करूंगी उस दिन मैं रेलेवेंट हो जाऊंगी। नेहा के बीजेपी वाले दोस्त हैं, कोई आरएसएस वाले दोस्त हैं, एबीवीपी के एक्टिविस्ट्स हैं, जिनको जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो बिल्कुल मैसेज करके पूछते हैं। आदाब, मैं हूं शादाब, आप देख रहे हैं द क्विंट। और कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था जंतर मंतर पर, वो समाप्त हो चुका है। बहुत लोग घर गए, पार्टी किया बहुत लोगों ने, और बहुत लोग अभी भी आंदोलन मोड में हैं। और जेनजी का टाइम है, तो हमारे साथ जेनजी समाज की बैडी हैं नेहा बोरा, हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा की प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, और कह सकते हैं कि आंदोलन जीवी गैंग की एक मेंबर भी हैं, फ्रेशर हैं। जनाब ऐसे कैसे हमारा एक शो है और हम उसमें बहुत सीरियस बातें भी करते हैं, थोड़ा लाइट बातें भी करते हैं। अब एक बात बताइए, आप 23 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर थी नीट के पेपर लीक के ख़िलाफ़। अब जो है कई सारे लोग कहते हैं कि भाई लोग घर में नाराज़ होते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं खाना नहीं खाएंगे अगर मुझे खिलौना नहीं दिलाओगे, साइकिल नहीं दिलाओगे। तो ऐसा क्या था, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, भाई हमको तो चाहिए चाहिए, इस्तीफ़ा मांग लिया। अब घर वाले लोग तो घर वाले लोग होते हैं। मोदी जी अगर घर वालों जैसा सलूक हमारे साथ करते तो 20 तारीख को इतना मारपीट नहीं होता। खैर, पर खाने के साथ ऐसे बदला हमने कभी नहीं निकाला है, ये पहली बार है। सब कुछ हो चुका था, काला झंडा दिखाया जा चुके थे, न जाने कितने चार्जशीट्स हैं, तिहार जा चुके थे, तो एक ये बच रहा था, इसको भी कर लिया। ये हंगर स्ट्राइक खुद से प्लान था, अपनी जिद थी, या आयसा वालों ने कहा कि अरे तुमको बैठना है, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास जिम्मेदारी है? नहीं, ये जिद तो सोनम वांगचुक की थी मुझे लगता है, और उनके साथ स्टूडेंट्स भी बैठे, यंग लोग भी बैठे, उन्हीं का मूवमेंट है, वो लोग भी भूखे रहें, ये एक था। और बाकी मेरी जिद तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं बैठूं। आमीन थे जो मेरे साथ 23 दिन तक बैठे, वो चाह रहे थे, उनका वॉलंटियर करना था कि हम बैठेंगे, मैंने वॉलंटियर नहीं किया था। ये प्रपोज हुआ था और मीटिंग में पास हुआ, तो फिर हम बैठे थे। हंगर स्ट्राइक में होता क्या है, हम लोग तो रोज़ा रखते हैं, बहुत लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूखे रहना पड़ता है एक सर्टेन टाइम के लिए, लेकिन हंगर स्ट्राइक में बहुत लंबा चला आता है। होता क्या एग्जैक्टली, क्या फील करते हैं, सबसे मुश्किल क्या होता है? आई थिंक हमारे लिए सबसे मुश्किल ये था कि हम एक पब्लिक प्लेस पे हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, जहाँ पे दिन के आई थिंक 10 नहीं तो 12 घंटा माइक चलता था, और उस माइक से न जाने दुष्यंत कुमार को हर रोज़ 3 बार तो पढ़ ही देते थे लोग कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी। इतना पसंद तो मुझे हो, लेकिन अब इतना ज़्यादा सुन लिया और इतने तकलीफ़ के क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से वो कनेक्ट हो चुका है कि अब लगता है कि और नहीं सुनना है। भूख हड़ताल मानसिक रूप से बहुत टायरिंग थी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सराउंडेड थे। मतलब अगर हमें प्रिक किया जा रहा है ब्लड शुगर लेने के लिए, तो वो भी 10 लोग बैठ करके देख रहे हैं, सबको रीडिंग देखना है। यहाँ से खून 3-3 वाइल हर ऑल्टरनेट डे लिया जाता था, वो सबको देखना है। हम वेइंग मशीन पे चढ़ते थे कि कितना वज़न कम हुआ, तो सब ऐसे रुक जाते थे और आसपास ऐसे गोला बना लेते थे कि कितना वज़न कम हुआ है। तो अपने बॉडी का एहसास बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ, और मुझे लगता है कि हमारा बॉडी, हमारा सोने का समय, क्योंकि हम सोते भी वहीं बिस्तर पे थे,
तो एवरीथिंग बिकेम वेरी पब्लिक, सब कुछ बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हो गया। मैंने ECG करवाया 3 बार जंतर मंतर पे बैठ करके, मतलब ECG में वो आपके कपड़े खोल करके वो प्लग इन करते हैं, वो भी जंतर मंतर पे हो गया। मतलब अद्भुत दिन थे। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग कह रहे हैं जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो एक वीडियो आप लोगों किया, आप लोग डांस कर रहे हैं और चल छैया छैया, काफ़ी लोग उसमें हाथ किकिंग की, और फिर तो वो जो है उसमें बार बार कहा जा रहा है यार ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं। एक पूरा बहस चल रहा है सोशल मीडिया पे कि देखो ये लोग तो डांस कर रहे हैं, इनको मतलब नहीं है, इतने बच्चे मरे थे, इतने लोग घायल हैं, इतने लोग जेल में हैं। उसको किस तरह से आप देखते हो? नहीं, ये सही बात है कि बहुत सारे लोग जेल में हैं। उनसे मिलने के लिए भी हम लोग पटना गए और अभी भी हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बंगाल में भी उन स्टूडेंट्स की सहायता कर रहे हैं। ये सही बात है कि अभी मूवमेंट अधूरा है, लेकिन इस मूवमेंट में जितना खून जला है हमारा, जितनी मेहनत, आंसू, न जाने क्या क्या लगा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कोई सामान्य बात नहीं है। और जब आपके सामने जो ताकतें हैं वो इतनी ज़ोरदार, ज़िद्दी, घमंडी ताकतें हों और आप उन ताकतों को झुका दें, तो मुझे नहीं लगता है कि आधा 1 घंटा नाच लेने से कुछ होता है। ये तो बिल्कुल करना चाहिए, स्पेशली जब आपका खुश रहना रजीम को नागवार गुजरे, तो आप और खुश रहिए। आपको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा हो गया, पार्लियामेंट में आने पे धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनको न जाने क्या क्या पहनाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, तो अपने अना पे जो चोट लगी है उसको कवर अप करने की बहुत कोशिश हो रही है। लेकिन आपकी अना पे जो चोट है उसको तो हम छैया छैया से भी, झकझोर दुनिया से भी, सब पे नाच करके दर्ज करवाएंगे कि नहीं, तुम तो हारे हो और तुम्हारे लिए हार कोई छोटी बात नहीं है। हमें मालूम है खून का घूंट पिया है तुमने, और इस खून के घूंट पीने, मतलब हम इतने सालों से पी रहे हैं खून का घूंट, एक बार तुम भी पियो और हम भी मनाएं, क्या दिक्कत है। अब एक बात बताइए कि जैसे हंगर स्ट्राइक पर आप लोग भी थे और सोनम वांगचुक भी बैठे थे, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, क्योंकि हम लोगों ने कवर किया तो जो सेंटर स्टेज था उसमें सोनम वांगचुक थे और उस सेंटर स्टेज पे सौरभ दास और अभिजीत, दीपिके, आशुतोष, इन लोगों की टीम और ये लोग थे। आप लोगों का एक अलग एरिया में आप लोग वो कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोग अलग थे, या कोई मतलब पहले से सेट था कि हाँ हम अलग रहेंगे, या साथ बैठने के लिए कभी कोई बात हुई थी? पहले तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ था कि स्टूडेंट्स लोग भी बैठेंगे। सोनम वांगचुक के साथ बातचीत हुई होगी CJP स्पोक्स पर्सन्स की, तो एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने हमें बताया कि वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमने उस मीटिंग में भी कहा कि यंग लोगों का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स भी बैठे, लेकिन उसमें फिर वो और खिंच गया था वो मीटिंग। उसके बाद एक और मीटिंग होनी थी, लेकिन तब तक फिर वो दिन आ गया था जिस दिन से सोनम वांगचुक बैठते भूख हड़ताल पे। तो हम लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग किया और हम 6 लोगों ने डिसाइड किया कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब वो CJP की तरफ से बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे सोनम जी, हम आयसा के एक्टिविस्ट थे जो बैठे थे, और उसमें शायद कुछ लॉजिस्टिकल मामला भी था, इन्फेक्शंस, और एक उनको आदत थी एक तरह से बैठने की। तो हमने कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम आयसा के स्टॉल पे बैठ जाएंगे, आयसा के टेंट पे प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, बैठना भूख हड़ताल पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि दोनों में ना मतलब फ़र्क था कि जो इसको गलत वर्ड ही कहते हैं लाइमलाइट, ठीक है, वो पूरा फोकस जो था वो वहाँ था, उस सेंटर स्टेज पे था, लेकिन आप लोग भी प्रोटेस्ट पे थे। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि वो एक नाइंसाफ़ी टाइप है कि आप लोगों को वो सेंटर स्टेज नहीं मिला? क्योंकि लिए मैंने देखा है कि जब सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था, उसके बाद आप लोग वापस स्टेज पर आए थे और फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आप लोग स्टेज से हट गए, तो वो मुझे समझ में नहीं आया वो हुआ क्या था वहाँ पे। अब वही है, प्रोटेस्ट साइट्स बहुत कन्फ्यूजन का भी साइट होता है। और देखिए, मतलब इम्पॉर्टेंट बात वो है, क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं वो कंसर्न से ही पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम चाहते थे आप भी बैठे हैं स्टेज पे, वो लोग ये चाहते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो यार लेफ्ट से एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा ये लोग। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा भी है तो। खैर, ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हो या स्टेज पे संभालना हो, सब तो लेफ्ट ने ही किया था, तो इस और कितना दूरी बना के तो सब तो लेफ्ट ने किया था, उधर CJP वाले कहेंगे अरे भाई हमने किया नहीं, मतलब लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और CJP सबने साथ में ही किया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है। पता है, हम एक सवाल और है इस पे कि सौरभ दास और आशुतोष मिले जाते थे JP नड्डा से, भाई बैठ रही थी नेहा 23 दिन से, अमीन बैठ रहे हैं 23 दिन से, मनीष बैठ रहे हैं, ये सारे लोग बैठे हुए और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, ये 2 लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा तो लगता है ना कि यार इतना प्रोटेस्ट में जो जिसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, मैनेज करना भी एक बड़ा वैल्यू रखता है, लेकिन उन लोगों को मीटिंग में नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये आप लोगों से कोई तालमेल, कोई बातें हुई थी कि हाँ चलो करते हैं, आप लोग चलो, या आप लोग नहीं जाओगे, या खुद हम चले गए?
नहीं, पहली बार तो जो मीटिंग हुई थी 20 को, उसके बारे में हमें नहीं मालूम था। वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया था बहुत ज़्यादा केओस वगैरह की वजह से, और हमें नहीं मालूम था कि वो गए हैं जेपी नड्डा से मिलने और गए हैं तो क्या बात होगी, वो हमें नहीं मालूम था। दूसरी बार जब मीटिंग के लिए बुलाया था तो उसके पहले हमारी मीटिंग हुई थी कि क्या बात रखनी है क्या नहीं रखनी है। अब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की भी एक अपनी होती है डिमांड कि हम इनसे मिलेंगे, इतने लोगों से मिलेंगे, तो वो सब लॉजिस्टिकल बात था। पर जो ये बात है कि स्टेज पे नहीं बैठे या तमाम चीज़ें, मुझे तो लगता है कि अगर हम स्टेज पे बैठे तो हम सोनम वांगचुक के साथ उठ चुके होते हैं उस वक्त। और दूसरा ये कि लोगों को ये लग रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि मूवमेंट में जितना लोग आपको जानना चाहिए था, आपके संघर्ष को अप्रिशिएट करना था, वो नहीं हो रहा है। उससे हमारा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। हमें लगता है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए थे, एक तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग आते जाते रहते थे। बाद में तो वहाँ पे चलिए रस्सी लग गई, उससे पहले रस्सी भी नहीं लगी थी। तो हम लोगों का खून निकल रहा है तो हम कौन सा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ये जनता एकदम करीब से देख रही है। हमारा वेट किस तरह से गिर रहा है, वो मशीन के ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ के वो सब लोग देख रहे हैं। हम लोगों का समथिंग इतना इंटीमेट कि हम जब यूरिन टेस्ट हमको हमारा लिया जा रहा है तो हम लोग वो डब्बा लेकर के वॉशरूम जाते थे और वॉशरूम से वापस फिर आके हम देते थे उनको जो कलेक्ट करने आते थे। और ये मैं बता भी रही थी किसी को, तो हम लोग जब एक दिन ले करके आ रहे थे, पहले मुझसे पहले 2 साथी गए थे, तो मैं तीसरी इंसान थी जो वॉशरूम से ले के निकल रही थी वो डब्बा। तो लोग पीछे बात कर रहे थे कि ये लोग कर्ज कैसे लेते हैं, कि ऑन डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर किसी दिन नहीं हुआ तो क्या होगा, सरकार मानेगी नहीं क्या ये लोग बैठे हैं। तो लोग हमारे यूरिन टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा जगह होता है। हमारे खून निकलता था यहाँ से एवरी ऑल्टरनेट डे, 2-3 वाइल्स लिए जाता था। तो हमारा वीडियो हमारे लोग बाद में बनाते थे, बाकी जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे वो पहले बना देते थे। देखिए कितनी तकलीफ हो रही है नेहा जी को, और हम देखते थे कि अच्छा ये इतने सारे एंगल से हमारा वीडियो बना है। तो द फैक्ट कि हमारा संघर्ष लोगों के जहन में दर्ज है, उनके जंतर मंतर के मेमोरीज का एक अभिन्न अंग की तरह हमारा मेडिकल टेस्ट, हमारे साथ बैठ करके फूट फूट के रोना, हमसे माफ़ी मांगना भाजपा को वोट करने के लिए, हमें फूल देना, मुझे पता नहीं वो प्रोटेक्शन का धागा वादा सब बांध देना, और तमाम हमको सजेशंस देना, बोलना कि अब SIR पे अब आप करो, ये सब हो गया है एजुकेशन पे। कुछ रिटायर्ड लॉयर आए, वो अपनी कहानियाँ सुनाने लग गए पता नहीं कितने साल पहले। तो ये सब तमाम चीज़ें हुई। मेरी माँ आई जो भाजपा की सपोर्टर रही हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने बोला सबको बधाई देना। तो मुझे लगा सबके माँ बाप, अब नहीं सपोर्टर, अब छोड़ दिया उन्होंने। अब पता नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में उन्होंने बधाई दी, बाकी देखा जाएगा लंबी बात। आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। मतलब आपके फादर मदर क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी में हैं, मदर एक हाउसवाइफ है, भाई है एक मेरा छोटा जिससे मैं बहुत क्लोज़ हूँ। तो हम लोग मूव करते रहे हैं हर 2 साल बाद पढ़ाई के लिए। तो यही रही है हमारी ज़िंदगी ऐसे। तो अभी जो है फैमिली में क्या, फैमिली का झुकाव किधर है, राइट लेफ्ट क्या है, फैमिली में क्या होता है? फैमिली राइट विंग ही है, सपोर्टर है वो बीजेपी की। अब इन प्रोटेस्ट्स में जो हमारा 22वां दिन था भूख हड़ताल का, 19 तारीख को, उस दिन मेरी मम्मी आई थी। तो उन्होंने देखा, और वो जिन लोगों से इतना डिसएग्री करती हैं पॉलिटिकली, उन लोगों को देखा कि वो उनकी बेटी का पैर दबा रहे हैं, खाना भी खिला दे रहे हैं, सॉरी पानी पिला दे रहे हैं, अगर वॉशरूम ले जाना है तो 7-8 लोग साथ में चल रहे हैं। अभी रील कट जाएगी, खाना खिलाया तो वॉशरूम ले जा रहे हैं 7-8 लोग। तो नेहा बोरा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? परिवार राइट की तरफ, नेहा लेफ्ट की तरफ? नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन बहुत पहले हो गया था। मैं जब स्कूल में ही थी, 10वीं 11वीं क्लास में आई थिंक, तभी मेरा हृदय परिवर्तन तो हो चुका था। और उसके लिए अब परिवार में आप जो देखते हैं, अब होते हैं यंग लोग बहुत रिबेलियस होते हैं, जाने जाते हैं यंग लोग रिबेलियस होने के लिए। तो जो डिसएग्रीमेंट्स समाज से रहे होंगे, स्कूल में टीचर से रहे होंगे, घर में परिवार वालों से रहे होंगे, उस डिसएग्रीमेंट का आर्टिकुलेशन मुझे, मज़ेदार बात है, लेफ़्ट के ही पोएट्स राइटर्स से पहले मिला। सबसे पहला मेरा कांटेक्ट ऐसे ही लेफ़्ट के ही राइटर्स से हुआ, चाहे वो पाब्लो नेरूदा हो या अरुंधति रॉय हो या आगा शाहिद अली हो, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। बस अरुंधति राय का नाम लिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू कह सकते हैं, जबकि वो बहुत खूबसूरत लिखती हैं। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई तो वहाँ मैं थिएटर कर रही थी, मैंने थिएटर शुरू किया। थिएटर ग्रुप एक चलता था, पॉलिटिकल थिएटर ग्रुप, उसमें मैं जुड़ी। और उसके बाद फिर
आई थिंक थिएटर से जो लोग राजनीति में आते हैं उनके लिए ज़िंदगी में राजनीति को उतारना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद फिर 2019 का आंदोलन सबने देखा, इक्वल सिटीजनशिप वाला, जिसमें स्टूडेंट्स ने ही लीड लिया। और आई थिंक जिन्होंने वो आंदोलन देखा मेरे जहन में, तो उन्होंने वो लोग उस आंदोलन की वजह से बदल गए ज़िंदगी के लिए। मैं अगर एक्टिविज़म कर रही हूँ तो मेरे ऊपर कर्ज है उस आंदोलन का। गौर से देख लीजिए इस शख्स को, इसके चेहरे को देख लीजिए, इसको जो है सीए प्रोटेस्ट ने बदल दिया, ब्रेन वॉश किया है। मैं समझ रहा हूँ ये थिएटर ने ब्रेन वॉश किया है। थिएटर ने, हाँ कह सकते हैं किया है। अब एक बात बताइए, आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि नए लोग सोचते हैं और फैमिली से कि अगेंस्ट कह सकते हैं आपकी सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिनके साथ आप बैठी थी, स्टेज तो अलग था सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ का जो इंक्लिनेशन है वो कई बार दिखा है, राइट की तरफ दिखा है। उनकी वाइफ का जो स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले आया है कि जिस तरह की उन्होंने बातें की है, हिंदुत्व की बातें की है, हिंदू राष्ट्र की बातें की है, उससे आपको लगता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है या आपकी विचारधारा से अलग है? नहीं, ऑफ कोर्स अलग है। हमारी और उनकी राजनीति में बहुत फ़र्क है। वी वर यूनाइटेड बाय वन एजेंडा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन उसके इतर जो उनके शायद राजनीतिक व्यूज़ हैं, सो खुद सोनम वांगचुक के हो सकते हैं या उनके पार्टनर गीतांजलि जी के हो सकते हैं, उनसे ऑफ कोर्स हमारा डिसएग्रीमेंट है। एनईपी को भी लेकर के मैं जानती हूँ सोनम वांगचुक सपोर्टिव हैं, हम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। हमें लगता है कि अगर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन के सिस्टम में कोई एक रॉट की मेन वजह आज के समय में है तो वो एनईपी है। इसलिए भी हम लोग एक्चुअली बैठे थे भूख हड़ताल पे कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हम आपके साथ सॉलिडारिटी में बैठे हैं, लेकिन एनईपी के समर्थन की आवाज़ अगर आप उठाएंगे तो उसके साथ साथ छात्रों का भी ये डिसेंट दर्ज होना चाहिए कि एनईपी किस तरीके से हमारे यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और उनकी लार्जर पॉलिटिक्स से अलग अलग समय पे हमारा डिसएग्रीमेंट रहा है। हम एक लेफ़्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो लेफ़्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट मौजूदा राजनीति को कैसे देखता है, उसमें हिंदू राष्ट्र का जो तात्पर्य आज के समय में आ गया है कि उसका मतलब ये होगा कि बाकी और किसी के लिए जगह नहीं होगी, चाहे वो दलित हो गए, महिलाएं हो गए, मुसलमान हो गए, किसी और के लिए स्पेस नहीं होगा इस हिंदू राष्ट्र में। ये समझदारी से हम डिसएग्री करते हैं। हमारी अम्बेडकर की समझदारी है और वो हिंदू राष्ट्र के प्रति जो वार्निंग देते हैं हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम भगत सिंह के जो एंटी कम्युनल एजेंडा है और जो वो मानते हैं कि एक डायरेक्शन में एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप नहीं चला सकता है, स्टेट के ऊपर सत्ता में नहीं रह सकता है, उससे इत्तेफाक रखते हैं। तो यही बात है। तो अब बताइए कि नेहा बोरा चुनाव लड़ेंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी? बिल्कुल, जहाँ से हमारी पार्टी हमें बोलेगी हम लड़ेंगे चुनाव। ये हुई ना बात। एक बात बताइए, आप चुनाव लड़ेंगी, कहीं सोचा है कुछ सीट वीट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी बहुत समय है हमारे चुनाव लड़ने में। और मतलब चुनाव लड़ना या किसी भी पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन का हिस्सा बनना इज़ अ मीन्स टू एन एंड। जिस तरीके से सड़क का संघर्ष होता है उसी तरीके से संसद का संघर्ष होता है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे पहले भी साथी लड़े हैं और बहुत अच्छा लड़े हैं। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमें लड़ना है करके पार्टी छोड़ने का भी कोई विचार नहीं है, अगर ये कोई सवाल पूछे। लोगों के मन में एक ट्रस्ट डिफिसिट कह लीजिए, ट्रस्ट का इशू है। नए भाषण देने वाले यंग लोगों को देखने के बाद, राघव चड्ढा हूँ, शालिनी घोष हूँ, बड़ा वोकल थे, सरकार के ख़िलाफ़ बोलते थे, लेकिन उनका जो यू टर्न पलटना, तो लोगों को ना एक डर है। नेहा, तो आपसे भी लोग ये सोचते पूछते होंगे या आपके दिमाग में भी बातें चलती होंगी कि नेहा आज तो बहुत भाषण दे रही है, आपके ही जेएनयू से शहला रशीद थी, आज कहाँ हैं, आज उनका स्टैंड क्या है, वो बहुत क्लियर है। नेहा क्या सोचती हैं इसके ऊपर? नहीं, मुझे लगता है कि आप जो राजनीति करते हैं उसके हिसाब से जो लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे या आपका समर्थन करेंगे। जिस दिन कोई भी, एंड दिस अप्लाइज फॉर एनीबडी, जिस दिन लोग खुद को जनता के संघर्षों के लिए इरेलेवेंट बना देते हैं, उस दिन वो लोग जनता के लिए इरेलेवेंट हो जाते हैं। भले ही वो सत्ता पक्ष के कितने पैर पकड़ें, नतमस्तक हो जाएं उसके सामने। तो जिस दिन मैं ये गद्दारी करूँगी उस दिन मैं इरेलेवेंट हो जाऊँगी। नेहा भी कह रही गद्दारी? हाँ, गद्दारी होगा और क्या होगा ये। काफ़ी लोगों ने ऐसा भाषण दिया है ये वाला, नेहा, इस तरह के बोल्ड भाषण। हाँ, और फिर वो पलट गए हैं। नेहा के बीजेपी वाले दोस्त हैं, कोई आरएसएस वाले दोस्त हैं? हाँ, जानने वाले हैं, बातचीत हैं। एबीवीपी के एक्टिविस्ट्स हैं जिनको जब कुछ समझ नहीं आता तो वो बिल्कुल मैसेज करके पूछते हैं कि ये वाला तो समझ नहीं आया, नेहा दीदी आप ऐसा बोल रही थी, इसका क्या मतलब है। लोग हैं, लेकिन
अब यही बात है कि कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष के प्रति कितना ज़्यादा लॉयल है उससे और वो किस हद तक अपनी ज़िंदगी में उस नफ़रत को उतारने के लिए तैयार है, ऑफ कोर्स इसका एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, कैंपसेस में मैं जिन लोगों से बात करती हूँ, अपनी आम ज़िंदगी में जिन लोगों से बात करती हूँ, जो लोग मेरे दोस्त हैं, उन लोगों का वो देखते हैं लोग, और इस वजह से भी उनका एक्सेस मतलब आम लोगों का एक्सेस उन तक ना पहुँचे, ये भी एक पक्के वाले दोस्त responsibility नहीं रहती है कोई? पक्के वाले तो अब परिवार वाले भाजपा वाले हैं, और कितने पक्के वाले होंगे। एक चीज़ चल रहा है अचानक, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था इसी बीच में रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन टाइप की चीज़ें भी उठ रही हैं, तो आप देख रही होंगी। और आपको लेकर काफ़ी वो है कि आपने जब डीयू में कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें ब्राह्मणवाद और इसका नारा लगा था, उसमें आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोगों ने कहा था। इस वाले आंदोलन या इस टाइप की चीज़ों पे आप क्या सोचते हो? रिजर्वेशन के ऊपर नेहा बोरा क्या सोचती हैं? जब यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस लाए गए थे, एक अधपके अधकच्चे से गाइडलाइंस लाए गए सरकार द्वारा, और उसके बाद 5 दिन के 5 लोगों के प्रोटेस्ट के बाद कोर्ट चला गया वो, और कोर्ट ने बोला कि इतने बड़ा डिसेंट आ रहा है तो हम लोग कैसे नाराज़ कर दें, और पुख्ता नहीं है इसके डेफिनेशंस, तो हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद पूरे देश भर में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में का मैं हिस्सा थी। आयसा मुझे लगता है उन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से था जो इस बात को सड़कों पे उतार रहा था कि नहीं, हमारे कैंपसेस में जाति के आधार पे भेदभाव और हिंसा बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, और अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो कैंपसेस जो एक तरीके से अपना गेट बंद कर देते थे समाज के हाशिए से आने वाले जाति के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, वो पूरा प्रोसेस, वो ट्रेडिशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आरक्षण को लेकर के नहीं, मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के और हिंसा को लेकर के पुख्ता कानून बने, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जो आरक्षण का वादा सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से चिन्हित करते हुए आरक्षण मिलता है, ना सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट जॉब्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स निकलती हैं अभी भी SC ST OBC सीट्स खाली जाती हैं। जो प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त पढ़ा रहे हैं उसमें SC ST OBC सीट्स आप देखिए लगभग खाली हैं। तो ना सिर्फ आरक्षण ढंग से इम्प्लीमेंट हो, बल्कि आरक्षण का जो एक कैप है 50% का, कास्ट सेंसस अलग अलग जगह पे करवाया जाए, नेशन वाइड कास्ट सेंसस हो, और उसके बेसिस पे जो 50% की सीलिंग लगा दी गई है लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए, वो सीलिंग भी ध्वस्त हो। ये तो हमारा मानना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने जेनजी ने ले लिया, जेनजी के अगले निशाने पे कौन है? जेनजी के निशाने पे तो पूरा कैबिनेट है। अमित शाह है फिलहाल सबसे ज़्यादा तीखे निशाने पे। वो व्यक्ति जो स्टार्टिंग में 20 तारीख को पेलेट गन्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर लेते हैं, मुझे नहीं लगता हम 1 मिनट भी 1 सेकंड भी मानेंगे कि अमित शाह को के एक्सप्लिसिट परमिशन और ऑर्डर के बिना सेंट्रल दिल्ली में पेलेट्स फायर हुए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड वी डू नॉट बिलीव इन इट एंड वी डोंट एक्सेप्ट इट। अमित शाह इस देश में सेंट्रल दिल्ली में आम जनता, आम प्रोटेस्टर्स को हैंडल करने के लिए पेलेट गन्स के इस्तेमाल को आम बना देना चाहते हैं, और इस वजह से जिस स्टेट का वो हिस्सा है वो एक टेररिस्ट स्टेट है, वो एक क्रिमिनल स्टेट है, और उसमें उस क्रिमिनल स्टेट में जो व्यक्ति निर्देश देगा कि पेलेट गन्स का इस्तेमाल करो, जिसके बाद आँख की रोशनी एक स्टूडेंट की परमानेंटली चली गई है, हियरिंग डैमेज हो गया है, स्टूडेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उन सब लोगों के ज़िंदगी को बर्बाद करने का, परमानेंटली डैमेज करने की जिम्मेदारी अमित शाह उठाएंगे, और उनके इस्तीफे की मांग सबसे पहले उठेगी।